हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी एनसीपीसीआर और राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एनसीडब्ल्यू, इन दोनों को हम टॉपिकों को क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, दोनों में ज़्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, तो 20-22 क्वेश्चन के समथिंग है। उनके अनुसार इन दोनों टॉपिकों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्लास नंबर हमारी 20 रहने वाली है, 20 रहने वाली है। इससे पहले हम 19 क्लासेस करा चुके हैं, उनको जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, हमारा जो पैटर्न रहने वाला है वो एमसीक्यू के बाद एमसीक्यू के साथ हम 30 क्लासेस भी, जो एमसीक्यू के साथ हम 30 क्लासेस भी साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, एमसीक्यू में जो भी आपको थ्योरी समझाने ये योग्य होगी वो थ्योरी समझाई जाएगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर के सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार करने की बोला है, तो इसका जो कथन है, देखो इसकी मैं एक बार आपको थोड़े से वो बता दूं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, उसके बाद चलते हैं। ठीक है, जो एनसीपीसीआर है उसका गठन जो होता है 2005 में होता है। कब होता है? 2005 में होता है। ठीक है, ये एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय का मतलब है सांविधिक निकाय। सांविधिक निकाय मतलब गैर संवैधानिक निकाय, मतलब इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, यानी ये अधिनियम के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अधिनियम के द्वारा बनाया गया है। दूसरी बात इसमें याद रखना, इसका जो आयुक्त होता है, मुख्य आयुक्त जो होता है, उसका मुख्य आयुक्त का कार्यकाल होता है 3 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक। आया बात समझ में? ठीक है, जबकि अन्य सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष 60 वर्ष की आयु तक। ये पॉइंट क्लियर। इसमें सदस्यों की संख्या 1+6 होती है। कितनी होती है? 1+6 होती है, और इन 6 में कम से कम 2 महिलाओं का होना आवश्यक है। तो ये मोटा मोटी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन करते हैं। तो जो इसका गठन है 2005 के अधिनियम के तहत एक संवैधानिक निकाय के रूप में होता है। तो ये बिल्कुल गलत है। मैंने बोला संवैधानिक निकाय के रूप में नहीं होता, इसका गठन 2005 में होता है, ये सही है, लेकिन संवैधानिक निकाय नहीं है, यह एक सांविधिक निकाय है। कैसा निकाय है? सांविधिक निकाय है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भारत में 11 दिसंबर 1992 में, यानी 11 दिसंबर 1992 को बाल अधिकार संबंधी अभिसमय को स्वीकार किया था। अभिसमय का मतलब जब यूनाइटेड नेशन में ये बात कही गई थी उसको स्वीकारा गया था। कब? 1992 में। तो ये पॉइंट आपका सही है। जब यूनाइटेड नेशन में जब बात कही गई थी बाल अधिकार संबंधी, तो उसको उस समय स्वीकारा गया था। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। इस आयोग का जो ध्येय वाक्य है, इस आयोग का जो मोटो है इसका भविष्य रक्षित रक्षित है। क्या है? भविष्य रक्षित रक्षित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसका ध्येय वाक्य क्या है, उसका मोटो क्या है। तो मोटो क्या है उसका? भविष्य रक्षित रक्षित है। ठीक है, ये आपका ध्येय वाक्य हो जाएगा। तो आपका 2 और 3 कथन सही है, यानी केवल 2 और 3, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया था पहला कथन क्यों गलत है, क्योंकि इसका गठन 2005 में होता है, ये बात सही है, लेकिन ये संविधान में के द्वारा नहीं हुआ, यह एक वैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? वैधानिक निकाय है। ठीक है, कथन दूसरा क्यों सही है? क्योंकि भारत ने 11 दिसंबर 1992 को यूनाइटेड नेशन जो था उसमें बाल अधिकार अभिसमय को स्वीकार किया था, और इसका जो आधिकारिक ध्येय वाक्य है वो मैंने आपको बता दिया, भविष्य रक्षित रक्षित है। ठीक है, तो आपको गठन याद रखना है। गठन के बाद इसको यूनाइटेड नेशन ने जब बात कही तो उसने भारत ने कब अपनाया था इसको? तो 1992 में स्वीकार किया था। उसके बाद गठन 2005 में होता है, और इसमें का जो मोटो रखा गया वो क्या रखा गया? भविष्य रचित रक्षित है। ठीक है, अगला याद रखना है, देखो इसमें सम्मिलित नहीं है। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न आयोग की जो संरचना है, पात्रता है, उसके संबंध में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है, ये वो पूछा है। तो देखो, अध्यक्ष का कार्यकाल जो है 3 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक है, बिल्कुल सही है। जो इसका अध्यक्ष होता है, इसका जो मुख्य आयुक्त होता है, उसका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, तो बिल्कुल सही है। और इसके जो अन्य सदस्य होते हैं, उन सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष 60 वर्ष की आयु तक। ठीक है, अगला है सदस्यों की, तो यानी ऑप्शन डी भी सही हो जाएगा इसका। कथन डी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ए भी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 3 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक, और अन्य सदस्यों का कार्यकाल होगा 3 वर्ष 60 वर्ष की आयु तक। दोनों कथन सही है। अगला कथन देख रहे हैं भारत, इसमें सदस्यों की संख्या मैंने आपको बताया था 1+6 होती है, यानी अध्यक्ष हो जाएगा और सदस्य कितने हो जाएंगे? 6 सदस्य हो जाएंगे, अतिरिक्त सदस्य
सदस्य 6 हो जाएंगे, तो बिल्कुल सही है, 1+6 होते हैं इसमें। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सदस्यों की पात्रता है कम से कम 3 सदस्य इसमें महिला होने चाहिए। तो मैंने बताया था कि 6 में से कम कितने सदस्य महिला होने चाहिए, 2 सदस्य, ना कि 3। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा, यानी ए, बी और डी 3 कथन इसके राइट आंसर हो जाएंगे। और सम्मिलित कौन सा नहीं है, तो इसने पूछा सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, सी वाला सम्मिलित नहीं है, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आया बात समझ में? ठीक है, तो आपको याद रखना है कि देखो राष्ट्रीय जो है बाल संरक्षण जो आयोग है आपका, जो NCPCR है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ठीक है, तो वो जो है आपके कब बना था, ठीक है, कब बना था, 2005 में बना था। पहली बार यूनाइटेड नेशन में कब स्वीकार किया गया था, भारत ने कब स्वीकार किया था यूनाइटेड नेशन में, तो 1992 में स्वीकार किया गया था। और इसमें जो अध्यक्ष होता है, इसमें अध्यक्ष जो था उसका कार्यकाल 3 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक, इसमें जो अन्य सदस्य होते हैं इसका कार्यकाल 3 वर्ष 60 वर्ष की आयु तक होता है। और जो अतिरिक्त सदस्य होते हैं 1+6 सदस्य होते हैं अतिरिक्त सदस्य, और अतिरिक्त सदस्यों में जो कम से कम 2 महिलाओं का होना आवश्यक है। ठीक है, कम से कम 2 महिलाओं का होना आवश्यक है। ठीक है, तो आया समझ में? ठीक है, आपको साथ के साथ ही याद करना है, पीछे के लिए कुछ नहीं छोड़ना है, साथ के साथ याद करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, आपको बस सुनते जाना है। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि जो आयोग है, यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति की एक 3 स्तरीय सदस्यीय समिति बनाती है। तो बिल्कुल बनाती है, और उसकी सिफारिश पर बनता है, और इसके चयन की समिति की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी समिति की अध्यक्षता नहीं की जाती, किसके द्वारा की जाती है, जो आपका जो कौन सा विभाग है आपका महिला और बाल विकास मंत्रालय का प्रभारी मंत्री जो होता है उसके द्वारा की जाती है। तो आपका ए तो राइट आंसर है, यानी ए तो सही है और आर गलत है। इसका क्या है, ए सही है आर गलत है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसके जो चयन की अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री नहीं करता, कौन करेगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रभारी मंत्री जो है वो इसकी क्या करता है, अध्यक्षता करेगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्यकाल के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, कार्यकाल के संबंध में हमें मिलान करना है, हमें कथन बताना है कौन कौन से सही है। ठीक है, तो पहला कथन कह रहा है कि अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का होता है, तो बिल्कुल सही है, दोनों का कार्यकाल, चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, कार्यकाल 3 साल का है। लेकिन उम्र में डिफरेंस है। उम्र में कैसे, वो अध्यक्ष का है 65 वर्ष की आयु तक और इसका है 60 वर्ष की आयु तक। ठीक है, तो कार्यकाल तो 3 वर्ष तक ही है, ये भी सही है। इसमें कह रहा है कि अधिकतम 3 कार्यकाल के लिए पद पर, इसमें कह रहा है अधिकतम 3 कार्यकाल के लिए पद धारण कर सकता है, तो ये गलत हो जाएगा कि जो सदस्य है वो अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए पद धारण कर सकता है, ना कि 3 कार्यकाल के लिए। तो ये आपका कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी दूसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पहला सही है। तीसरा कथन कह रहा है कि अध्यक्ष अधिकतम की आयु जो होती है उसकी 65 वर्ष होती है और सदस्य की अधिकतम 60 वर्ष होती है, तो ये भी कथन सही है आपका। तो कौन से कथन सही है, एक तो पहले नंबर का कथन सही है और एक तीसरा नंबर का कथन सही है, यानी 1 और 3 सही है, यानी 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आया समझ में? ठीक है, जो पहले मैं आपको चीजें बता चुका हूँ उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें एक नया चीज ऐड की है, जो अधिकतम कार्यकाल कितने पद तक रह सकता है, तो 2 कार्यकाल तक अपने पद पर रह सकता है वो। ठीक है, क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति जो अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए पद पर धारण कर सकता है, ना कि 3। ठीक है, तो ये आपका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि हमारा चैनल है मिलन पाठशाला, और उसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जा रहा, बस कुछ सेकंड की बात है, और इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। वीडियो अच्छी लग रही हो आपको तो लाइक करें, शेयर करें, और आपको सजेशन चाहते हैं तो वो सजेशन आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, ये चैनल आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाले मैं आपको बता दूं, क्यों, क्योंकि आप इसकी प्लेलिस्ट में जाकर के देखोगे तो इसमें बहुत सारी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। इसमें आपको MCQ क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, इसमें आपको थ्योरी वाली क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सबको आपको पढ़ाया जाएगा, बढ़िया डिटेल से पढ़ाया जाएगा। इसके MCQ आपको कराए जाएंगे, इसके PYQs आपको कराए जाएंगे। बिल्कुल एग्जाम की जो प्रिपरेशन है, एग्जाम की प्रिपरेशन तक हम आपके साथ रहेंगे। ठीक है, एग्जाम की प्रिपरेशन करवाएंगे, और एग्जाम तब तक नहीं होगा, तब तक एग्जाम को निकाल नहीं देते, तब तक हम आपके साथ रहेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, यही हम चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहिए। उसके लिए हम मेहनत करेंगे, तैयारी हम करवाएंगे, याद मैं करवाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये भी जिम्मेदारी है। ठीक है, जब पेपर आएगा, पेपर आएगा ना तो उसमें मैं क्वेश्चन मिलाऊंगा क्लासों से। ठीक है, क्वेश्चन
मिला के आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन मेरी क्लास से आया है, ठीक है, तब जाकर आपको एहसास होगा कि हाँ ये क्वेश्चन ये बात सही है, ठीक है। तो उससे पहले आप पहले ही रियलाइज कर लो कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नवाचार पोर्टल। जो नए वर्तमान में जो कुछ पोर्टल लॉन्च किए हैं, इन पोर्टलों का क्या उद्देश्य है, वो उद्देश्य से मिलान करना है। जैसे मासी ऐप जो है, मासी ऐप क्या करता है कि बच्चों की देखभाल से संबंधित है। जैसे बच्चों की देखभाल के लिए जो रियल टाइम निगरानी करता है ना, वो मासी ऐप करता है। तो कहाँ है बच्चों की देख रेख और रियल टाइम निगरानी वाला बच्चों की देख रेख, ये हो जाएगा बच्चों की देखभाल। देखभाल संस्थानों की वास्तविक निगरानी जो करेगा, यानी बच्चों की देखभाल करने वाली संस्थाएं हैं उनकी वास्तविक निगरानी करने का काम करेगा आपका कौन, मासी ऐप। तो मासी ऐप का क्या आ जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला है घर गो पोर्टल क्या करता है, घर गो पोर्टल है जैसे बालक कोई भी है स्कूल से घर जा रहा है तो उसकी क्या करेगा, ट्रैकिंग करेगा। उसकी क्या करेगा, उसकी ट्रैकिंग करेगा। पुनर्वास की डिजिटल ट्रैकिंग करता है कौन, घर गो। तो ट्रैकिंग वाला कहाँ है, बच्चों की वापसी और पुनर्वास ये रहा। तो आपका इसका हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। पॉक्सो ई बॉक्स का क्या मतलब है, अगर कोई भी यौन शोषण हो रहा है बच्चों के साथ तो वो तुरंत ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं, वो है आपका पॉक्सो ई बॉक्स। यानी यौन शोषण के समय में ऑनलाइन शिकायत आपको पहले नंबर का हो जाएगा, ठीक है। अगला है संवेदना क्या है, संवेदना जब कोविड-19 हुआ था तो कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की काउंसलिंग के लिए संवेदना नामक जो ऐप लॉन्च किया गया था, संवेदना नामक हेल्पलाइन लॉन्च की गई थी। तो ये हो जाएगा इसका आपका 3 नंबर। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3 बिल्कुल राइट आंसर है, 4 2 1 3, ठीक है। तो देखो अभी जो हमें बोला गया है कि सीईटी का जो पेपर आएगा, जो एग्जाम आ रहे हैं वो थोड़े से उच्च लेवल के आएंगे, हाई लेवल के आएंगे। तो हाई लेवल कैसे बढ़ाया जाएगा, जो पहले स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो नहीं पूछे जाएंगे। कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको ऐसे ही कथन वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ऐसे दे दिया, उनसे विकल्प दे दिया, फिर आपको ऑप्शन देगा ऐसे, या फिर कथन दे दिया, कारण दे दिया, वो आपको कथन दे दिया, पूछेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चनों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा। उसको जो टॉपिक है उसके बारे में थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी आपको ग्रहण करनी पड़ेगी, ठीक है। और सारे पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे, तब जाकर के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो उसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में पता चले कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। पहले से ही आप क्या हो जाओ, सतर्क हो जाओ, ठीक है। तो मैंने आपको मासी ये बता दिया, बाल देखभाल रियल टाइम निगरानी, घरगो को मैंने आपको बता दिया जो ट्रैकिंग करेगा, पॉक्सो ई बॉक्स जो ऑनलाइन यौन शोषण होगा बाल के साथ बाल यौन शोषण होगा उसकी सीधी ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। और संवेदना कोविड-19 से प्रभावित जो भी बच्चे थे उनको मनोवैज्ञानिक परामर्श या काउंसलिंग जो के लिए संबंधित जो भी हेल्प थी वो संवेदना हेल्पलाइन के द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, नए नवाचार आपको याद रखने हैं, ठीक है। और नए नवाचार के साथ साथ जो भी नया व्यक्ति जो इस पद पर नियुक्त हो रहा है, ठीक है, इस आयोग में जुड़ रहा है, उसको भी आपको याद रखना है। अगला है एनसीपीसीआर की शक्तियों में सिविल न्यायालय की शक्तियों में क्या शामिल नहीं है। यानी एनसीपीसीआर देखो जो भी ये आयोग बन रहे हैं ना, वैधानिक आयोग, जितने भी ये वैधानिक आयोग बन रहे हैं, ठीक है, जितने भी ये गैर संवैधानिक आयोग जो बन रहे हैं उनमें एक बात कॉमन है। क्या कॉमन है, कि ये सारे के सारे जो हैं उनको सिविल शक्तियां प्राप्त हैं, सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। सिविल न्यायालय की शक्तियां का मतलब है कि उनको अपराध का कोई अधिकार नहीं है, उनको जो अधिकार है वो है किसी भी चीज का जो वे जांच कर रहे हैं वो जांच कर सकते हैं, उसके लिए बुला सकते हैं, उसके लिए हस्ताक्षर वगैरह करवा सकते हैं, शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। ये सब काम किसके है, सिविल न्यायालय के हैं। तो सिविल न्यायालय जैसी शक्तियां उनको दे दी जाती हैं, किनको, आपके उन आयोगों को, ठीक है, ताकि वो अच्छे से काम कर सके। तो ये कह रहा है, ये पहले से क्वेश्चन में दे रहा है, ये पहले से क्वेश्चन में दे रहा है कि सिविल न्यायालय की शक्तियां दी गई हैं, लेकिन कौन कौन से पॉइंट हैं जिनमें सिविल न्यायालय की शक्तियां उनको दी गई हैं और कौन सा नहीं है। तो इसमें पूछा है कौन सा पॉइंट इसमें शामिल नहीं है सिविल न्यायालय की शक्तियों में। तो देखो भारत के किसी भी हिस्से से व्यक्ति को समन कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। यदि किसी चीज की जांच कर रहा है, किसी अधिकार की जांच कर रहा है, किसी शिकायत की जांच कर रहा है, तो उसमें जो है उसमें जो है भारत के किसी भी हिस्से से किसी भी व्यक्ति को वह क्या कर सकता है, बुला सकता है, समन कर सकता है, उसका शपथ पर साक्ष्य प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल सही है। अंतरिम राहत की अनुशंसा करता है, बिल्कुल सही है, कि उसको राहत मिलनी चाहिए, जो चाहे शिकायत करने वाला उसको भी राहत मिलनी चाहिए और जो निर्दोष है उसको भी राहत मिलनी चाहिए, ठीक है। तो उसकी अनुशंसा करता है। अगला है दोषी व्यक्ति को दंड, देखो दंड का सिविल न्यायालय अगर आ जाए, सिविल न्यायालय की शक्तियां अगर आ जाए तो उसमें दंड का कोई प्रावधान नहीं है। दंड के लिए जो फौजदारी मामलों की न्यायालय है, यानी आपराधिक जो कोर्ट है, उनमें
दंड का मामला दिया जाता है, तो इसमें दंड का कोई रोल नहीं होता है। तो ये आपका डी नंबर का जो है वो ही आपका शामिल नहीं है। ठीक है, डी नंबर का ये आपका शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिनियम की धारा 14 है, उस 14 के तहत कौन शक्तियों में क्या शामिल नहीं है। शक्तियों में धारा 14 में मैंने आपको बताया था, इसकी सिविल शक्तियों के बारे में बताता है, जो सिविल न्यायालय की शक्तियाँ हैं उनके बारे में बताता है। उसमें एक समन करना है, बिल्कुल है। सार्वजनिक अभिलेख मांगना है, बिल्कुल है। सार्वजनिक यानी जो सार्वजनिक लिखित जो मामला है वो लिखित में मांग सकता है। ठीक है, लिखित में मांग सकता है। अंतरिम राहत की अनुशंसा बिल्कुल है। और सीधा सीधा हाई या सुप्रीम कोर्ट से रिट प्राप्त कर सकता है, ये भी इसको अधिकार होता है। तो ये चारों अधिकार हैं, सभी अधिकार इसको दिए गए हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो सभी अधिकार जो है धारा 14 के अंदर इसको सभी अधिकार दिए गए हैं। समन कर सकता है, सार्वजनिक अभिलेख मांग सकता है, अंतरिम राहत की अनुशंसा कर सकता है, सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि एनसीपीसीआर के अतिरिक्त जिम्मेदारियों के संबंध में कौन से कथन सही हैं। ठीक है, जिम्मेदारियों के संबंध में। अब इसकी जिम्मेदारी देखो, जो आरटीई एक्ट है ना 2009, आरटीई एक्ट 2009, इसमें कह रहा है आरटीई एक्ट 2009 की धारा 31 के तहत शिक्षा के अधिकार की सुरक्षा। देखो, बालकों से संबंधित, बालकों के जो अधिकार हैं उनसे संबंधित जो भी बात होगी, जो भी अधिनियम होंगे, ठीक है, उन सभी में इसका इंटरफेयर रहेगा। ठीक है, जैसे देखो 2009 की धारा 31 में जो बालक थे उनके लिए उनके शिक्षा के अधिकारों की बात कही गई थी, उनके शिक्षा के अधिकारों की सुरक्षा की जांच की गई थी। उनके जो शिक्षा के अधिकार थे उनकी बात की गई, तो उनकी सुरक्षा की जांच कौन कर सकता है, ये कर सकता है कौन, एनसीपीसीआर, कि भाई उस आरटीई अधिनियम के तहत जो है उनको शिक्षा दी जा रही है, नहीं दी जा रही, ढंग से शिक्षा दी रही नहीं दी जा रही, इसकी जांच कर सकता है। ठीक है, जो पॉक्सो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत विशेष न्यायालयों के पदनाम की निगरानी कर सकता है, तो बिल्कुल सही है। पॉक्सो एक्ट के संबंधित जो भी केस है उनकी निगरानी ये कर सकता है। बाल देखभाल संस्थानों की सामाजिक ऑडिट कर सकता है, तो बिल्कुल सही है। जो बाल देखभाल हैं, जो ऐसी संस्थाएं हैं जो बालकों की देखभाल करती हैं, ठीक है, जैसे अनाथालय वगैरह हुए, तो उनमें भी सामाजिक ऑडिट कर सकती है। कौन कर सकती है, आपके एनसीपीसीआर जो आयोग है वो आपकी कर सकता है। तो तीनों के तीनों कथन सही है, यानी सभी कथन सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीनों कथन जो है इसकी जिम्मेदारी में शामिल होते हैं, तीनों एनसीपीसीआर के कामों में शामिल होते हैं कि वो क्या क्या कर सकती है, उसके दायरे को बताती है। ठीक है, वो आरटीए 2009 की धारा 31 के तहत शिक्षा के अधिकार की निगरानी कर सकता है। पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत विशेष न्यायालयों की स्थापना और निगरानी कर सकते हैं। सामाजिक ऑडिट यानी शेल्टर होम्स और बाल देखभाल जो संस्था है उनकी जमीनी स्तर पर उनका आकलन कर सकता है। ठीक है, ये इसके अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है, आया समझ में। अभी अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आयोग की बैठक और रिपोर्टिंग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अभी हमें क्या छापना है, असत्य कथन छापना है। ठीक है, ये कह रहा है कि आयोग की बैठकों के बारे में और उसकी रिपोर्टिंग जो है, जो उसकी रिपोर्ट देता है, किसको देता है, उसके संबंध के बारे में आपको ये इनमें असत्य कथन छापना है। तो देखो, दो बैठकों के बीच में 3 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, ये बात सही है। कि इसके जो आयोग है, आयोग की जो बैठक होती है, तो 2 बैठक जो होती है, मान के चलो, तो जैसे एक बैठक अभी हो गई, इस महीने होगी, तो अभी 3 महीने के अंदर अंदर दूसरी बैठक होनी चाहिए। 3 महीने से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, 3 महीने के अंदर अंदर दूसरी बैठक होनी चाहिए। तो यानी कहने का मतलब 2 बैठकों के बीच में 3 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। पहला सही हो गया। ठीक है, पहला तो कथन क्या है, सही है। दूसरा कहता है वार्षिक रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपता है। तो इसमें वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को ना सौंप करके किसको सौंपता है, केंद्र सरकार को सौंपता है। ऐसे हमने जब केंद्रीय सूचना आयोग पढ़ा था, उसमें भी राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं था, उसमें राष्ट्रपति का बस नियुक्ति करता है वो, लेकिन रिपोर्ट किसको सौंपेगी, राष्ट्रपति को उसके केंद्र सरकार को सौंपती है। तो यही सिस्टम इसका है एनसीपीसीआर का, कि ये रिपोर्ट जो है अपनी किसको सौंपता है, केंद्र सरकार को सौंपता है। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, अगला कथन कह रहा है कि रिक्ति है 90 दिन के अंदर भरी जाएगी। तो बिल्कुल सही बात है, रिक्ति 90 दिन के अंदर ही भरी जाएगी। तो आपका गलत कथन कौन सा हो गया, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को ना दे करके किसको देता है, केंद्र सरकार को देता है। और हमसे पूछा क्या गया है, असत्य कथन पूछा गया है। ठीक है, तो असत्य कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। आया समझ में। अगला कह रहा है कि प्रशासनिक नियंत्रण के संबंध में सही विकल्प चुने। यानी ये कह रहा है प्रशासनिक नियंत्रण के संबंध में क्या चुनना है, हमें सही विकल्प चुनना है। देखो, गृह मंत्रालय के अधीन आता है, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आता है। इसके अधीन आता है जो महिला और बाल विकास जो है मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय है, उसके अधीन आता है।
ठीक है, ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन आएगा। ठीक है, रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा, तो ये भी गलत कथन है। रिपोर्ट राष्ट्रपति को नहीं सौंपेगा, किसको सौंपता है? केंद्र सरकार को सौंपता है। सही कथन पूछा है हमसे, ठीक है, सही विकल्प पूछा है, इसलिए हम कैंसिल करते जा रहे हैं इनको। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन सी कह रहा है कि लेख हैं इसके और लेखों की संपरीक्षा कैग के द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही बात है, ये कथन आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो ऑडिट है वो कौन करेगा? कैग करेगा। किसकी? एनसीपीसीआर की रिपोर्ट जो है उसकी रिपोर्टिंग जो है उसकी जांच कौन करेगा? कैग करता है। ठीक है, और रिपोर्ट 6 महीने के बाद संसद में जाएगी। तो ऐसा कुछ सीमा नहीं है 6 महीने के बाद संसद में जाएगी, जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी संसद में जाएगी। ठीक है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 6 महीने के बाद ही जाएगी। ठीक है, तो ये कथन में आपका क्या हो जाएगा? गलत। तो इसमें सही कथन पूछा है, सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? इसके गठन, ठीक है, एनसीपीसीआर का गठन, इसकी नियुक्ति, इसको जो है किसको रिपोर्ट सौंपेगा, इसके अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, कितने सदस्य इसमें होते हैं, सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, ये सारी चीजें जो है आपको बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, याद करनी है। ठीक है, कहीं भी आपने अगर नहीं लिख रखा है तो शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो कि इन पॉइंटों को मुझे याद रखना है इस आयोग में। ठीक है, इससे क्या होगा, आप जो रिवीजन करेंगे ना तो उस समय रिवीजन करने में आपको बहुत हेल्प रहेगी। आपने मान के चलो डिटेल में पढ़ रखा है इसको, ठीक है, आपने डिटेल में कहीं पढ़ रखा है तो वो तो ठीक है, आपने डिटेल में पढ़ रखा है, लेकिन आपको जल्दी रिवीजन करना है। ठीक है, एग्जाम के टाइम पे ऐसा तो नहीं है कि यार पूरी पूरी जो आपकी इतनी बड़ी हिस्ट्री है, इतनी बड़ी पॉलिटी है, ठीक है, और भी सब्जेक्ट है, उनको रिवीजन कर पाओगे आप? तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1-2 दिन के अंदर अंदर सारी सब्जेक्ट को क्विक रिवीजन करना पड़ेगा। और क्विक रिवीजन कैसे करोगे आप? ऐसे ही करोगे आपके शॉर्ट नोट्स से। ठीक है, या तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, और आपकी जो क्लासेस दी जा रही है ना, ये वाली जो क्लासेस दी जा रही है ये आपके शॉर्ट नोट्स का ही काम कर रही है। आपको क्या करना होता है, आपको इसमें लिखना कुछ नहीं है, बस ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। आप एक क्वेश्चन को 1-2 बार हम पढ़ेंगे, 1-2 बार आपके दिमाग में आएगा। ठीक है, फिर ऑप्शंस को पढ़ेंगे, ऑप्शंस आपके दिमाग में आएंगे। इससे क्या होगा, आपको याद रहेगा, आप रिलेट कर पाओगे अपनी थ्योरी और इन क्लासों से। अगर आपने नहीं, ये थ्योरी में भी नहीं लिख रखी है तो आप ये भी टेंशन ना लो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। आपको ये पीडीएफ जो है जो आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यही नहीं, आपको वहाँ क्विज भी स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, अभी धीरे धीरे मैं प्रोसेस कर रहा हूँ कि आपके लिए बहुत कुछ प्लान है मेरे दिमाग में। ठीक है, उसको एक एक एग्जीक्यूट करूंगा, और एग्जीक्यूट करने के लिए आपका बहुत सहयोग चाहिए। ठीक है, तो अभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्टल से संबंधित। पहले भी हम ये क्वेश्चन पोर्टल से संबंधित कर चुके हैं, मासी वगैरह और जो भी पोर्टल आए थे। अभी नवाचार से संबंधित नए जो पोर्टल है उनसे भी संबंधित और देख लेते हैं कि एक पोर्टल है बाल स्वराज्य पोर्टल। बाल स्वराज्य पोर्टल क्या करेगा कि बाल स्वराज्य पोर्टल जो है उन जो देखभाल करेगा किसकी? आवश्यकता वाले बच्चों की, यानी यह देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के बचाव और ट्रैकिंग करेगा। यानी ऐसे बच्चे जिनकी देखभाल की जा रही है उनकी बच्चों की बचाव और ट्रैकिंग करेगा कौन? बाल स्वराज पोर्टल। तो आपका इसका हो जाएगा तीसरा है ये दे रखा, तो इसका हो जाएगा तीसरा। ठीक है, सहारा पोर्टल। सहारा पोर्टल क्या होता है? जो बीएसएफ के जो जवान हैं जो शहीद हो चुके हैं, उन शहीद बीएसएफ जवान के जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए सहायता देगा कौन? ये तो बीएसएफ जवान कहाँ है? ये रहा, तो आपका 4 हो जाएगा 2 का। तीसरा पोर्टल जो ओएससी वाला कह रहा है कि ओएससी पोर्टल जो है, ओएससी पोर्टल क्या करेगा? जो स्कूल से बाहर जो बच्चे हैं उनकी पहचान करेगा। स्कूल से बाहर के बच्चों की क्या करेगा? पहचान करेगा। तो ये हो जाएगा तीसरे का पहला। चौथा देखो, चौथा संवर्धन कार्यक्रम तो बचा कौन सा? तस्करी वाला, कि तस्करी से निपटने के लिए जोखिम मानचित्रण जो करेगा उसमें संवर्धन कार्यक्रम है। तो आपका ये हो जाएगा दूसरा। तो ये हो जाएगा 3-4-1-3। क्या हो जाएगा? 3-4-1-3। 3-4-1-3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाल स्वराज क्या करेगा? देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों की ट्रैकिंग करेगा। सहारा क्या करेगा? शहीद बीएसएफ जवानों की सहायता करेगा। ओएससी क्या करेगा? स्कूल से बाहर बच्चों की पहचान और नामांकन करेगा। संवर्धन क्या करेगा? संवर्धन करेगा आपका बाल तस्करी रोकने हेतु अति संवेदनशील क्षेत्रों का जोखिम मानचित्रण करेगा। ठीक है, तो ये आपको पोर्टल समझ में आया? ये आपको सारे पोर्टल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो अभी उस समय के जब क्वेश्चन आया था तो उस समय करंट अफेयर में जो भी चीजें चल रही थी पिछले 10 सालों में, 5 सालों में, वो ये चीजें हैं वो। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, तो पिछले 1-2 साल में इतना जो कोई एग्जाम हुआ नहीं है तो उसमें ज्यादा करंट अफेयर पूछी नहीं गई। तो इतनी जो पिछली 2-3 साल में जो भी करंट अफेयर है, करंट अफेयर का सेंस में कह रहा हूँ, इन आयोगों से संबंधित जो भी ऐप लॉन्च हुआ है, या फिर कोई भी और हेल्पलाइन जारी हुई है, या फिर कोई आयोग में जो कोई भी व्यक्ति ऐड हुआ है, उन सभी को आपको एक तरफ लिख लेना है। वो करंट अफेयर से रिलेटेड करके आपको क्वेश्चन में दे देगा। ठीक है, उसका नाम हो जाएगा कि मैंने करंट अफेयर में पूछ लिया है। ठीक है, जबकि आएगा वो पॉलिटी का। आई बात समझ में? ठीक है,
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ तक 11 क्वेश्चन जो थे, 11 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं किसके, 11 क्वेश्चन जो है मैंने आपको कराए हैं आपके एनसीपीसीआर के। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन में ये नहीं कि 11 ही क्वेश्चन थे, उनमें आप देखोगे ना तो एक क्वेश्चन में 2-2 3-3 क्वेश्चन छिपे हुए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन छिपे हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन छिपे हुए हैं, तो आपके कितने हो गए, कम से कम 40 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, कम से कम 40 क्वेश्चन। ठीक है, और उसमें आपको मैंने थ्योरी भी समझाई है कि कौन सी चीज़ क्या होती है। तो इन क्लासों का यही महत्व है कि आप एमसीक्यू के साथ साथ थ्योरी भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो महत्वपूर्ण जो है वो पॉइंट्स मैं आपको इन क्वेश्चनों में करा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम जो हमारा जो 2 टॉपिक हमने इसमें रखे थे, एक तो एनसीपीसीआर जो रखा था, जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग था, और दूसरा था हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, नेशनल वुमेन कमीशन जो था NWC, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW वो था। तो अभी राष्ट्रीय महिला आयोग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो देखो, राष्ट्रीय महिला आयोग की पृष्ठभूमि में प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, सही कथन पूछ रहा है। तो पहला कथन कह रहा है कि भारत में जो है महिलाओं की स्थिति पर समिति के इस आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी। तो बिल्कुल की थी, महिलाओं की स्थिति को देखने के लिए ही समिति ने इस आयोग की क्या की थी, सिफारिश की थी। क्या ये संवैधानिक निकाय है? तो ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ये सारे जितने भी आयोग हैं वो संवैधानिक नहीं है। कितने हैं, कैसे हैं, गैर संवैधानिक हैं। ठीक है, 31 जनवरी 1992 को यह वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। बिल्कुल सही बात है कि 31 जनवरी 1992 को ये क्या बना था, ये वैधानिक दर्जा प्राप्त किया था इसने। तो 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करने वाली समिति की अनुशंसा पर इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। ठीक है, ये क्या है, वैधानिक है, तो मैंने बता दिया संवैधानिक नहीं है, क्या है, वैधानिक है। अगला कि यह आधिकारिक जो है 1990 के अधिनियम के तहत बनाई गई थी, और आधिकारिक रूप से इसको वैधानिकता कब प्राप्त हुई थी, तो 31 जनवरी 1992 को इसको आधिकारिक रूप से वैधानिकता प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो कब वैधानिक प्राप्त हुई थी आपको याद रखना है, NCW को। अगला क्वेश्चन है कि NCW की संरचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। तो देखो, अध्यक्ष मनोनयन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष का जो मनोनयन है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है कि केंद्र सरकार ही इसके अध्यक्ष का क्या करेगी, मनोनयन करेगी। आयोग में केंद्र सरकार द्वारा नामित 5 सदस्य होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि NCW में कितने सदस्य होते हैं, 5 सदस्य होते हैं, और उन सदस्यों में एक क्या होना चाहिए, SC ST के सदस्य होने चाहिए, एक SC का और एक ST का सदस्य होना चाहिए। अगला कह रहा है कि भारत सचिव अनिवार्य रूप से एक अखिल भारतीय IAS का सदस्य होना चाहिए। यानी ये कह रहा है कि इसका जो सदस्य है वो IAS अधिकारी होना चाहिए। तो केवल IAS होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, इसमें IAS के साथ साथ वह प्रबंधन और समाजशास्त्र का विशेषज्ञ भी हो सकता है। यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो प्रबंधन और समाजशास्त्र को जानता हो, समाजशास्त्र के बारे में विशेषज्ञ हो, वो भी इसका क्या बन सकता है, सदस्य बन सकता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसने अनिवार्य रूप से बोल दिया। अगर अनिवार्य रूप से नहीं बोलता तो एक IAS लेवल का जो अधिकारी होता है अखिल भारतीय सेवा का, वो इसका सदस्य हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन इसने अनिवार्य तो बोल दिया, तो अनिवार्य तो ये नहीं होगा। ठीक है, अगला है कि 5 सदस्यों में से कम SC ST के लिए एक सदस्य होना चाहिए। मैं आपको बता चुका हूँ, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो इसमें पूछा है सही नहीं है, सही नहीं कौन सा है, तो ऑप्शन सी इसका सही नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि यह अनिवार्य नहीं है कि वह केवल अखिल भारतीय सेवा का हो, वह प्रबंधन एवं समाजशास्त्र का विशेषज्ञ भी हो सकता है। आई बात समझ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि सदस्यों को हटाने से पहले, ये कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि सदस्यों को हटाने से पहले सुनवाई का जो अवसर देना आवश्यक है। तो बिल्कुल है, सुनवाई का अवसर देना चाहिए। और धारा 4 का क्लोज 5 कह रहा है कि सरकार को लोकहित के विरुद्ध कार्य पर हटाने की शक्ति है। लोकहित के विरुद्ध कार्य पर हटाने की शक्ति, तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये दोनों कथन क्या है, एक दूसरे को कोई रिजेबल नहीं करते। यानी सुनवाई का अधिकार में जो है सुनवाई का अवसर धारा 4 से कोई रिलेट नहीं करता है। यानी कथन तो दोनों सही है, लेकिन व्याख्या गलत है, रीजन गलत है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि त्यागपत्र और कार्यकाल के बारे में सही कथन देखना है कि कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, तो इसका क्या कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, नहीं, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, त्यागपत्र राष्ट्रपति को ना देकर के किसको देता है, केंद्र सरकार को देगा। कार्यकाल 3 वर्ष से अधिक, मैंने बोल दिया 3 वर्ष का ही होगा इसका कार्यकाल। ठीक है, और कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, और
जो है किसको त्याग पत्र देगा है सर, राष्ट्रपति को ना देकर के केंद्र सरकार को त्याग पत्र देता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन करने पर से आपको एक जरूरी जानकारी दे देता हूँ कि हमारा चैनल है मिलन पाठशाला, और उस पर जाकर के आप बहुत अल्टीमेट कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी सजेशन आप चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको ये चैनल क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप जब प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको अच्छे से देखने को मिल जाएंगी। इसमें हम पढ़ेंगे, जो हमारा चैनल जो डेडिकेटेड जो बनाया गया है वो आपके लिए सेंटर और स्टेट दोनों एग्जामों के लिए बनाया गया है। ठीक है, और इसमें दोनों एग्जामों को ध्यान में रखा गया है। जो भी एग्जाम आती जाएगी उसके हिसाब से जो भी मैटर होगा पढ़ाने का वो इसमें क्लियर होगा। ठीक है, देखो आजकल क्या होता है, चाहे स्टेट का एग्जाम दे लो चाहे सेंटर का एग्जाम दे लो, हिस्ट्री वही होनी है, पॉलिटी वही होनी है, ज्योग्राफी वही होनी है, तो आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं, ये चीज़ें चेंज नहीं होने वाली हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज एक बार सोच सकते हैं कि पीवाईक्यूज का लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम जो है उसके हिसाब से करवा देंगे एग्जाम के हिसाब से, लेकिन जो डिटेल क्लासेस है वो तो आपको देखनी पड़ेंगी, चाहे आप सेंटर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो चाहे स्टडी कर रहे हो। ठीक है, तो किसी भी कर रहे की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें तो पढ़नी ही पढ़नी है। तो आपको मैं जीके के लिए ये कुछ ये जो विशेषतः जीके के लिए चैनल बनाया गया है। ठीक है, तो आपको ये देखने को मिल जाएंगी और बहुत सारी क्लासेस यहाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, अल्टीमेट कंटेंट इसमें किया जाता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ। कुछ धाराएं दी गई हैं और उन धाराओं का मिलान करवा रहा है। ठीक है, कुछ धाराएं दी गई हैं, उन धाराओं को क्या करवा रहा है, मिलान करवा रहा है। तो धाराएं हम देख लेते हैं। ठीक है, धारा 10 कहती है, धारा 10 कहती है कि आयोग के जो कृत्य हैं, आयोग के जो कार्य हैं उन कार्यों को बताती है, आयोग के कार्यों को बताएगी। तो धारा 10 क्या हो जाएगा, आयोग के कार्य ये रहे चौथे नंबर पे, 4 नंबर है तो पहले का हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, धारा 8 कहती है, धारा 8 समिति के संगठन के बारे में कहती है। धारा क्या कहती है, समिति का संगठन के बारे में कहती है। तो ये समितियों का संगठन ये रहा, इसका हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर हो जाएगा इसका। अगला है धारा 12। धारा 12 कहती है जो लेखा है और लेखा परीक्षा के बारे में जानकारी देती है धारा 12। धारा 12 के जो हो जाएगा 2 नंबर का लेखा परीक्षा। बचा कौन सा, केंद्र सरकार के आयोग की परामर्श, धारा 16 नंबर की धारा ये देती है। 4 1 2 3 4 1 2 3 ये हो जाएगा। यानी देखो धारा 10 जो है आयोग के कृत्य और कार्यों को बताएगी, यानी आयोग के जो फंक्शन है उनको बताएगी। धारा 8 जो है समिति के संगठन बताएगी। धारा 12 जो है लेखा और लेखा परीक्षा के बारे में बताएगी। और धारा 16 जो है वो नीतिगत मामलों के पर केंद्र सरकार द्वारा जो आयोग से परामर्श है उसके बारे में बताएगी। ठीक है, तो ये आपको धाराएं जो है इंपॉर्टेंट धाराएं हैं वो आपको याद करनी है। अगला क्वेश्चन है कि सिविल न्यायालय की शक्तियां, देखो इसमें भी आ गया कि जो NCW है उसको सिविल न्यायालय की शक्तियां दी गई हैं। और सिविल न्यायालय की शक्तियों में कौन कौन सी शक्तियां नहीं आएंगी, तो इसमें ज़्यादातर ऑप्शनों में क्या दिखेगा, दंड दिखेगा, क्योंकि दंड सिविल मामले के सिविल न्यायालय का है ही नहीं। दंड क्या है, आपराधिक न्यायालय की शक्ति है। ठीक है, तो इसमें क्या है, व्यक्ति को बुलावा शपथ की जाँच कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, समन कर सकता है, शपथ की जाँच कर सकता है, दस्तावेज खोज सकता है और दस्तावेज खोज सकता है, हलफनामों पर साक्ष्य कर सकता है, लेकिन सजा नहीं सुना सकता। सजा सुनाने का इसको कोई अधिकार नहीं होता है। यानी इसमें 3 नहीं होगा, 3 कहाँ का नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको एक भी पता है, यानी 3 नंबर का अगर आपको पता है कि सिविल न्यायालय में जो शक्तियाँ हैं उनमें सजा का कोई प्रावधान नहीं होता, तो आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सही कर सकते हो। ठीक है, अगला 18 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि धारा 1 का क्लॉज, धारा 10 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज के जो है जेल निरीक्षण के बारे में है। और जेल निरीक्षण के बारे में क्या क्या प्रावधान है वो देखो। वो प्रावधान कह रहा है कि जेल निरीक्षण का अधिकार है। जेल निरीक्षण का अधिकार मतलब कोई भी व्यक्ति अगर जेल में है तो उसका निरीक्षण कर सकता है। ठीक है, जेल में कैदियों का निरीक्षण कर सकता है। कौन कर सकता है, आपका NCW कर सकता है। कि मान के चलो NCW संबंधित कोई भी शिकायत है और उसमें क्या है, आपको जेल में निरीक्षण करना है तो जेल का निरीक्षण कर सकती हैं। ठीक है, कर सकते हैं। और क्या बाध्यकारी आदेश जारी कर सकते हैं। तो देखो यह जो आयोग होते हैं वो बाध्यकारी नहीं होते। ये जितने भी आयोग हैं वो सलाहकारी आयोग है। जितने भी वैधानिक आयोग जो हैं वो कैसे हैं, सलाहकारी आयोग है। इनका जो सलाह है वो बाध्यकारी नहीं होती है। ठीक है, तो ये कथन तो आपका गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है मुकदमों के लिए धन तैयार करना, मुकदमों के लिए धन मुहैया करवाना, ये इनका क्या है, बिल्कुल सही बात है। मुकदमों के लिए धन मुहैया करवाना इनका क्या है, जिम्मेदारी है। तो ये कथन भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी 1 और 3 राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी यह केवल एक सलाहकारी संस्था है, इसके आदेश बाध्यकारी नहीं होते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि नवीन पहलों के अनुसार
यानी क्या है, नवीन पहलों के बारे में सही युग्म शामिल करने हैं। ठीक है, 2 हमने उसमें पढ़ लिए थे एनसीपीसीआर में, और अभी इसमें एक पढ़ लेते हैं कि नई पहल सेल जो है वो उद्यमिता से संबंधित है। किससे संबंधित है? उद्यमिता से संबंधित है। कौन सी? नई पहल सेल। ठीक है, डिजिटल शक्ति जो है साइबर सुरक्षा से संबंधित है। डिजिटल शक्ति जो है साइबर सुरक्षा से संबंधित है। तेरे मेरे सपने जो है, तेरे मेरे सपने जेल निरीक्षण से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है? आपके जो विवाह से पहले जो काउंसलिंग की जाती है उससे संबंधित है। विवाह से पहले जो काउंसलिंग की जाती है उससे संबंधित है। कौन सा? तेरे मेरे सपने। और 24/7 महिला हेल्पलाइन से संबंधित है। ठीक है, तो आपका जो सम्मिलित नहीं है, कौन सा नहीं है? सी नंबर का नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नई पहल सेवा उद्यमिता से संबंधित है। डिजिटल शक्ति आपकी IT आ जाए या साइबर सुरक्षा आ जाए वो है। और 24/7 जो है आपकी महिला हेल्पलाइन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20वां भी यही कह रहा है, सुमेलित करने का है कि महिला कल्याण प्रकोष्ठ, महिला कल्याण प्रकोष्ठ ये किससे संबंधित है? आपकी सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित है। यानी महिलाओं का कल्याण किससे संबंधित है? आपका सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित है। नई पहल सेवा सेल जो है उद्यमिता से संबंधित है। IT सेल जो है, IT सेल आपकी किससे संबंधित है? सहायक निवारण और डिजिटल सेवाओं से। और डिजिटल शक्ति किससे संबंधित है? आपकी साइबर सुरक्षा से। ठीक है, तो ये आपको, ये मिलान मैंने आपको दे दिया है, मिलान करके ये भी आप देख सकते हो। तो ये आपको कुछ नई जो पहल है, ठीक है, नए नवाचार जो है वो आपको याद रखने हैं। नवाचार जो है, नए जो और ऐप वगैरह लॉन्च हुए, नई हेल्पलाइन वगैरह जो भी आई हैं, उन सभी को आपको याद रखना है इन आयोगों से संबंधित। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षों के कार्यक्रम के बारे में सही क्रम बताइए। देखो, अध्यक्ष दिए गए, अध्यक्षों का कार्यक्रम, क्योंकि देखो पहला अध्यक्ष था राष्ट्रीय महिला आयोग का, पहला अध्यक्ष जयंती पटनायक था। ठीक है, दूसरा अध्यक्ष मोहन बिगड़े था। इन दोनों को आपको तो याद रखना है, पहला और दूसरा तो आपको याद रखना है, और करंट का याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा भी आप याद रख सकते हो, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। और याद नहीं रख पा रहे तो एक बार बस देख लेना, ताकि आपको पता चले ये सदस्य है कि नहीं। कम से कम ये तो क्लियर हो जाए कि सदस्य है कि नहीं, ताकि एक आध ऑप्शन तो क्लियर हो जाएगा कि भाई ये सदस्य में शामिल नहीं है। ठीक है, तो पहला सदस्य था जयंती पटनायक, तो दूसरा आ जाएगा पहले नंबर पे, दूसरा पहले नंबर पे, ये 2 ऑप्शन हो गए। फिर दूसरे नंबर पे है वो मोहिनीगिरी, बी मोहिनीगिरी, तो चौथा हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो है तीसरे नंबर पर कौन आ जाएगा? गिरी व्यास, ये आपके कौन से हैं? 5वें नंबर के हैं। और रेखा शर्मा जो है वो 9वें नंबर के हैं। ये मैंने इनको कालक्रम दे दिया है, इसको आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन आने वाला है कि एनसीडब्ल्यू जो है उसकी वार्षिक रिपोर्ट जो है किसको प्रस्तुत करता है? एनसीडब्ल्यू जो मैंने बताया आपको केंद्र सरकार को करेगा। ठीक है, केंद्र सरकार को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। जो धारा 12 है लेखा परीक्षा, उसका सही कथन क्या है? तो लेखा परीक्षा जो है वो खातों का जांच का रखरखाव और ऑडिट के द्वारा की जाएगी। जो लेखा परीक्षा है उसमें खातों का जो रखरखाव है और ऑडिट है वो किसके द्वारा की जाएगी? के द्वारा की जाएगी। तो ये आपको क्वेश्चन जो है क्लियर होने चाहिए। ठीक है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा क्या है? 24वां क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है कि आयोग की समितियों के संबंध में कुछ कथन सही बताने हैं हमें। धारा 8 से संबंधित जो है वो कथन हमें सही बताने हैं, कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो सरकार सदस्य केवल आयोग के मौजूदा सदस्य होते हैं, तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। केवल मौजूदा सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, बाहरी विशेषज्ञ जो है, बाहरी विशेषज्ञों के सहयोजित कर सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ये कथन आपको सही हो जाएगा कि बाहरी विशेषज्ञों को सहयोग के लिए इसमें लाया जा सकता है, लेकिन उनको क्या मतदान देने का इनको अधिकार नहीं होगा। गठन केवल राष्ट्रपति की अनुमति से होगा? नहीं होगा, केवल राष्ट्रपति की अनुमति से नहीं होगा। ठीक है, बाहरी विशेषज्ञों को लाया जा सकता है, लाते हैं, लेकिन उनका भत्ता दे नहीं होता, इनको भत्ता नहीं दिया जाता। ठीक है, तो आपका सही कथन पूछा, सही कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने जो है आपके इस क्लास में हमने 2 टॉपिक क्लियर किए हैं। एक तो किया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ठीक है, पहला टॉपिक ये क्लियर किया था, उसके 10-12 क्वेश्चन किए थे। उन 10-12 क्वेश्चनों में भी हमने कम से कम 40 क्वेश्चन कवर कर लिए। फिर उसके बाद हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है एनसीडब्ल्यू यानी राष्ट्रीय महिला आयोग, और उसमें भी हमने कितने क्वेश्चन किए हैं? 12-13 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, 12-13 क्वेश्चन का मतलब कम से कम 30-35 क्वेश्चन इसमें किए हैं। ठीक है, तो आपको ये 2 टॉपिक मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। इससे संबंधित आपकी कोई भी क्वारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, क्योंकि ये आयोग हैं, इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, आयोगों में आपको क्या है? इनकी गठन, इनका कार्य, इनकी सिविल शक्तियाँ। ठीक है, और इसमें जो पद हैं, जो नए पद हैं, नवाचार जो भी हुआ है, ठीक है, करंट में जो भी काम हुआ है वो आपको इनसे जरूर याद रख करके जाना है। आयोगों में सभी आयोगों में याद रखना है। ज़्यादातर आयोग जो है केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार को अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, किसकी सलाह पर करेगा? कुछ समितियां बनाई जाती हैं।
ठीक है, ज़्यादातर समितियाँ जो हैं, 1-2 आयोग जो हैं, उनकी समितियाँ अलग हैं, लेकिन ज़्यादातर समितियाँ जो हैं, प्रधानमंत्री अध्यक्ष रहता है, लोकसभा का विपक्ष का नेता होता है और एक सदस्य कौन सा होता है? कैबिनेट मंत्री होता है, ठीक है? ये इसमें शामिल होते हैं, ठीक है? तो आपको ऐसे देखो, एक काम करना कि आप एक पन्ने पर सारे आयोगों को लिखना, उनकी नियुक्ति कौन करता है, गठन कौन है, समिति में कौन शामिल है, कौन नहीं है, कार्यकाल कितना होता है, ठीक है? पुनः नियुक्ति के पात्र है नहीं, ये सारी चीज़ लिख लेना। एक जगह आप कंपाइल कर लोगे, हालाँकि मैं आपको कराऊँगा एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, आपको ये सारी चीज़ लिख के लेके आऊँगा, उसमें आपको बताऊँगा ये सारी चीज़ें, ठीक है? ये मेरा एक प्रयास रहेगा, ठीक है, आपको समझाने का। तो अभी क्लास यहीं समाप्त करते हैं और समाप्त करने से पहले आपको एक ज़रूरी जानकारी देता हूँ कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको भविष्य में और भी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएँ, ठीक है? प्लेलिस्ट में बहुत सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं और आगे भी आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करें, क्योंकि लाइक्स नहीं आते भाई। देखो, व्यूज़ आते हैं लेकिन लाइक नहीं आते। क्यों? क्यों पसंद नहीं कर पा रहे हो क्लासों को? अगर पसंद नहीं कर पा रहे हो, कुछ अमेंडमेंट चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है? कमेंट बॉक्स में बताओ, आपको अमेंडमेंट किया जाएगा उस क्लास में, ठीक है? आपके लिए ही तो है क्लासेस। अगर आप ही सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा सपोर्ट, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि पुरुष और महिलाएं आपके साथ जो है सुरक्षित महसूस करें।